चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है, जो ज़्यादा फेमस रहा है अंग्रेजों का अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चूँकि पुर्तगाली लोग आए, पुर्तगाली लोग जो है वो आकर के सिर्फ व्यापार किया। हालांकि पुर्तगाली लोग गोवा पर अधिकार कर लिया था, पुर्तगाली लोग गोवा पर क्या किया था, अधिकार कर लिया था, जो आज़ादी के बाद में इतने लंबे समय तक है कि आज़ादी के बाद में आकर के उस क्षेत्र को मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हावी रहा है वो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, जो पूरे भारत को क्या बनाया था, गुलाम बनाया था। हम लोग थोड़ा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि डच लोग किस प्रकार भारत को व्यापारी केंद्र के रूप में देखा, कैसे कैसे, जैसे आप लोग पता है पुर्तगाली लोग तंबाकू की खेती, टमाटर की खेती, आलू की खेती, गरम मसाला का ले जाना, ठीक है ना, ऐसे चीज़ों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। बहुत सारे विकास भी किए, ठीक है ना। हमारे यहाँ कुछ शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करके मतलब सती प्रथा जैसे चीज़ों को बैन लगाने का भी काम किया, ठीक है। ये सब चीज़ों पर उन्होंने रोक लगाया, जो बेकार चीज़ें थी उसको सुधारने की कोशिश किया। ऐसे एक बात तो लोग जानते हो अमूनन कि एक ऐसा जगह जिस जगह पे कुछ पहले से मौजूद हो लोग, और वहाँ पे जब कोई नए लोग बसते हैं तो उम्मीद रहता है वहाँ की सोसाइटी थोड़ा सुधर जाए। तो पुर्तगाली लोग या डच लोग या फ्रांसीसी लोग या डिनियस ब्रिटिश जब विदेशी लोग भारत में आने लगे तो भारत के कल्चर में सुधार होने लगा या बिगाड़ होने लगा, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू में रहते हैं कि दूसरे विदेशी लोग को आने से यहाँ सकारात्मक भी प्रभाव पड़ा और नकारात्मक भी प्रभाव पड़ा। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि लड़कियां स्वतंत्र होने लगी। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह जैसे कुप्रथाओं को, सॉरी विधवा पुनर्विवाह कुप्रथा नहीं है, वो तो अच्छा ही है, लेकिन विधवा जो नहीं करता था लोग, वो इन कुप्रथाओं पर क्या लगाया गया, बैन लगाया गया। उसमें से एक कुख्यात कुप्रथा दहेज प्रथा जो अभी तक बंद नहीं हुआ। उस जमाने का जो दूषित कुप्रथा था दहेज प्रथा, वो अभी तक बंद नहीं हुआ है और अभी तक चलिए रहा है। अच्छा है हम लोग का शादी ब्याह हो जाए उसके बाद अपना, ठीक है ना, बंद हो जाए, हम लोग भी पुरजोर विरोध करेंगे, नहीं दहेज प्रथा बेकार चीज़ है और बंद होना चाहिए, लेकिन कम से कम हम लोग टाइम तक, ठीक है, रहे। इतना उम्र आदमी गुजार दिया इसी चक्कर में, ठीक है। लोगों की जैसी मानसिकता है वैसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि एक वैवाहिक जीवन जो होता है वह खर्चीला जीवन है और उस खर्चीले जीवन के मेंटेन को पूरा करने के लिए मजबूरी में दहेज लेना पड़ता है या देना पड़ता है, समझ गया ना। ऐसे कोई भी आदमी अपने बेटी का विवाह करने के लिए बैंक में कुछ पैसा रखता है, नहीं कुछ है तो नाम का जमीन को क्या करेगा, बेच देगा। लेकिन कोई बेटा का विवाह करने के लिए बैंक में पैसा नहीं रखा है, वो इसलिए नहीं रखा है कि किसी कोई बेटी वाला वो अपना जमा कर रहा है, वो देगा तो हमारे बेटा का विवाह हो जाए। समाज का प्रथा अगर ये बदल जाए, ठीक है ना, कि बेटा का विवाह का जन्म ले तो बेटा के नाम पर भी 2 फिक्स होना शुरू हो जाए, बेटा के नाम पर 2 अकाउंट खुल जाए, हर महीने 2000-1500 रुपया जमा होने लगे कि बेटा का ब्याह करना है, बहुत धूमधाम से करना है, ठीक ना। तो बेटा जब जन्म लिया, थोड़ा सियाना हुआ तो उसको कह दिया जाता है कमाओ, और जब पता चल जाएगी कमाने योग्य हो गया तब अब इसकी शादी की जाएगी, यानी तुम अपने शादी का खर्चा खुद संभालो। बात समझ में, अगर कमाने लायक नहीं है तो वे होगा, ठीक है ना, दाल भात खिचड़ी गोल गोल मिला करके सान लेना है, खा लेना है, ठीक है। तो भारत में विदेशी लोग को आने से क्या हो गया, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, विधवा पुनर्विवाह शुरू हो गया, ठीक है ना, बाल विवाह पर रोक लग गया। सकारात्मक प्रभाव में क्या हुआ, सती प्रथा पर बैन लगा, अच्छा चीज़ है। नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, उसने यहाँ के सिस्टम को पकड़ लिया, कल्चर को खराब कर दिया। जो महिलाएं घूंघट में रहना पसंद करती थी वो महिलाएं धीरे धीरे ओपन होने लगी, ठीक है ना, शॉर्ट ड्रेस पहनने लगी। हमारा जो कल्चर था पूरे बॉडी को ढकने का, वो कल्चर धीरे धीरे क्या हो गया, खराब होने लगा, ठीक है ना। हम लोग धार्मिक चीज़ से धीरे धीरे हटने लगे, नहीं ईसाइयों की तरफ आकर्षित होने लगे, अपने वैदिक परंपरा को छोड़ करके, ठीक है ना, नॉर्मल कैलेंडर में क्या हो गए, फंस गए। समझ, आज के युवाओं को, बच्चों को क्या होता है,
उसको अगर नया चीज़ कोई चीज़ सिखाओ हिंदी में, जेठ आषाढ़ सावन भादो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जनवरी से दिसंबर तक स्पेलिंग सहित याद करता है। बात समझ में? उसको बोलोगे कि ये पख है, ये वाला वो वाला पख है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको ये समझ में आएगा रिवॉल्यूशन ऑफ मून, रिवॉल्यूशन ऑफ सन, अर्थ, मार्स, दिस डेट, सब उसको समझ में आ रहा है। लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि 15 दिन अंधेरा वाला पार्ट, 15 वाला इजोरा वाला पार्ट, एक एक द्वितीया तृतीया चौथी, ऐसे कुछ है। जैसे अभी मदर्स डे का टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, मदर्स डे का टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, जैसे लगभग 11 मई के आसपास, ठीक है ना, 10 मई या 11 मई, मतलब मई का फर्स्ट सप्ताह, दूसरा सप्ताह में जब हो जाए तो मदर्स डे मना लेते हैं। तो हम लोग के यहाँ मदर्स डे मनाने का कल्चर कैसे है? विदेशी को आने से। वही बात है ना, हम आपको बता रहे थे कि वो एक ऐसा देश जिस देश में माता पिता भी अपने नहीं हो पाते। हम लोग तो यहाँ कहते हैं कि हम लोग यहाँ सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, लेकिन हमारे माता पिता हम लोग को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर माता पिता भी छोड़ करके बच्चा लावारिस हो जाता है। तो एक ऐसा दिन जिस दिन में उसके रियल माता पिता आकर के मिलते हैं, जानकारी लेते हैं, ठीक है ना, उनके साथ खुशियाँ बांटता है। सोच लो उसके लिए होता होगा वो दिन बहुत बड़ा, क्योंकि रियली में हम लोग का तो सुबह शाम रात दिन चल ही रहा है मदर्स डे, ठीक है ना। तो ये स्थिति लगातार बनती जा रही है, ठीक है। तो आप ये बात समझ लीजिए अच्छे से कि किसी भी स्थिति में, ठीक है, विदेशी के कल्चर आने से हमारे कल्चर पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और उसी कल्चर का नतीजा है कि हम उसका नुकसान भोग रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सकारात्मक देखें तो बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है, ठीक है। डच फ्रांसीसी क्रांति, सॉरी डच लोगों का जो ये कंपनी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। डच के बारे में कहा कि भारत आने वाला ये दूसरी कंपनी थी जिसकी स्थापना 1602 में हुई। किसमें? 1602 में। बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ है। कितने में? कितने में हुई है? 1600 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1602 में। डच कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला। जितने भी एरिया होंगे समुद्री इलाका, वहीं पे चांसेज है, वहीं पे ये चांस बनता है बच्चों कि इस तरह की कोठरियाँ खोली जाएगी। अगर इस तरह की कोठरियाँ तभी खोली जाएगी, और उसमें व्हाट्सअप लॉगिन है, हाँ, तो वही वो आ रहा है, लगातार चलता रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए उसको म्यूट करके रखा या हटा दिया जाता है। काम भर करो फिर पीसी से हटा दो। लगातार व्हाट्सएप चलता है, इतना मैसेज आता है, हम नहीं देखते, इसी कारण देख रहे हो अभी चलता रहेगा। वो इतना ज़्यादा मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तुम पागल हो जाओगे अगर तुम खोल लिए तो, ठीक है। थोड़े देर में एकदम गचागच ऊपर से नीचे ले आ जाएगा। अभी लगातार चलता रहेगा मैसेज, तो लोग देखते रहे, जितना देर पढ़ाएंगे उतना देर। हम सोचते इतने बेरोजगार लोग बैठे क्यों हैं, चलते रहेगा अभी। हाँ, फिर भी अपने हिसाब से सैटरडे के दिन हम जब देखते रहते हैं सबका डाटा, तो हमको हंसी आते रहता है। डच कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1605 में मछलीपट्टनम अर्थात आंध्र प्रदेश में खोला। भारत में आने वाला पहला डच यात्री का नाम क्या था? कार्नेलिस द हस्तमान। पढ़ने आ रहा है? क्या नाम है? कार्नेलिस, ठीक है ना। क्या नाम है बच्चों? कार्नेलिस द हस्तमान था, जो व्यक्तिगत रूप से 1596 में भारत आया था। व्यक्तिगत रूप से डचों ने भारत ने अपनी पहली फैक्ट्री 1686 में मछलीपट्टनम में स्थापित की। डचों में भारत में दूसरी फैक्ट्री निजामापट्टनम पैथपौली में स्थापित किया। डचों ने 1610 में पुलिकट कर्नाटक में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। डचों ने पुलिकट में एक किला बनवाया जिसका नाम है फोर्ट गोलियाडा। डचों का प्रारंभ में पुलिकट व्यापारिक निर्देशालय था। ये बच्चों आप लोग समझ पा रहे हो कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनाया जो आंध्र प्रदेश में है। दूसरी फैक्ट्री, दूसरी जगह जो अपनी बनाई है वो कहाँ बनाई है? दूसरी जो बनाई है वो निजामापट्टनम पैथपौली में बनाई है। उसके बाद उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री, जो कंपनी की स्थापना किया वो कर्नाटक में किया 1610 में, जो पुलिकट का इलाका है। मैं आपको बताऊं कि व्यापारिक निर्देशालय
व्यापारिक निर्देशालय का मतलब किस तरीके से व्यापार किया जाए कि पूरे भारत पर बड़ी आसानी से अपने तैयार माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, वो चीज़ किसने सीखा? इसी कर्नाटक इलाके से। निर्देशालय मतलब वहीं से क्या डायरेक्टरीज होता था कि कैसे माल को सप्लाई करना है, कैसे क्रियाकलाप को देखना है। डचों ने 1659 ईस्वी में नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाई। क्या है? नागपट्टनम में अपनी क्या बना ली? फैक्ट्री बनाई। डच गवर्नर जोहान्स, क्या कहता है? डच गवर्नर जोहान्स कॉम्फिस ने अपनी राजधानी पुलिकट में नागपट्टनम को स्थानांतरित कर दिया। डचों ने 1659 में आगरा में अपनी फैक्ट्री बनवाई। डच एकमात्र यूरोपीय है जिसने आंतरिक भारत में अपनी कोठी बनाई थी। समझ गए? आंतरिक मतलब भीतरी रूप से बीचों बीच जाकर के डच एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत में क्या बनाई थी? अपनी कोठी बनाई थी। मैं कल ही एक्सप्लेन कर दिया था, कोठरी का मतलब होता है, ठीक है ना, एक ऐसा जगह जो गोदाम, माल गोदाम, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग अपने माल को खरीद करके स्टोर करते हैं। ठीक है। डचों ने 1663 ईस्वी में कोचीन में अपनी फैक्ट्री बनाई। डचों ने कोचीन के बाद कन्नापुर में अपनी फैक्ट्री बनाती, मतलब ये अपने फैक्ट्री का क्या कर रहा है? तेजी से विस्तार कर रहा है। डचों ने 1616 में सूरत में बनाया, जो गुजरात का इलाका है बच्चों। सूरत आज भी कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। 1616 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। डचों का सूरत स्थित व्यापार निदेशालय सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाला था, मतलब व्यापार का वो इलाका था और वहाँ से सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला इसीलिए कारण था क्योंकि वहाँ पे ना तरह तरह के व्यापारी लोग आते थे। आज भी सूरत से विश्व स्तरीय व्यापारीकरण करते हैं। विश्व स्तरीय मतलब वहाँ से जो कपड़ा होता है वो वर्ल्ड लेवल पर हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं, मंगाते हैं। कपड़ा का कोई दाम नहीं होता है, कपड़ा का कोई अंदाज़ा नहीं होता है, बस आपको पसंद आ जाना चाहिए। अगर वो बेकार भी है फिर भी आपके लिए अच्छा है, और किसी का बहुत सुंदर है, बहुत महंगा भी है और आपको पसंद नहीं आ रहा है तो वो बेकार है। ठीक है ना। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिसको आप एक बार में देख करके पसंद कर लेते हो, वो कितना अच्छा है लग रहा है। कोई ऐसा चीज़ है कि उसमें बार बार कन्फ्यूज रहते हैं, बार बार देखते हैं छोड़ते हैं, देखते हैं छोड़ते हैं। ऐसे कपड़ा खरीदते समय ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ है ना पूरा अनपरमानेंट है। ठीक है ना। अच्छा से अच्छा कपड़ा खरीद लो, 2-4 बार मैक्सिमम है, पहनने के बाद फिर मन उब ही जाता है। ठीक है ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने का नहीं है। जो मिला जैसा मिला मतलब उसी में देख लिए, अगर लेना है तो फास्ट लिए और निकल लिए, बहुत ज़्यादा गीजने मथने का जरूरत नहीं है। डचों ने भारत के विदेशी व्यापार की एक नई दिशा दी। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़े के निर्यात की वस्तु बनाए। समझ में? पुर्तगाल क्या कर रहा था? मसाला को लेकर ढो रहा था, वो तो मार्केट में चल गया था। अब मार्केट में कुछ नया सामान लेकर के जाए तो डच क्या सोचा? छोड़ो मसाला, ढोने दो मसाला, हम क्या ढो लेते हैं? कपड़ा ढो लेते। तो डचों ने क्या ढोना शुरू किया? कपड़ा लेकर के ढोना शुरू किया। भारतीय वस्त्र से भारतीय प्रमुख निर्यात को वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? डचों को जाता है। वो थे ऐसे ऑन करता, वही 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 उठा। आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, मानेगा नहीं वो। फैन बंद कर दो, बंद कर दो फैन। ये क्या कहता है कि 1759 में वेदरा का युद्ध, 1759 में किसका युद्ध बच्चों? वेदरा का युद्ध जब हुआ, ठीक है, 1759 में वेदरा का युद्ध में डच पराजित हुए और डचों का भारत से प्रभुत्व समाप्त हो गया। यानी 1797 में इनकी कहानी खत्म हो गई। अब डच के बारे में कहता है कि 1805 में डच लोग अपनी सारी भारतीय संपत्ति बेचकर सुमांतर अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में चले गए, लेकिन यहाँ भी 1811 में लॉर्ड मिंटो ने उन्हें पराजित कर दिया और जावा द्वीप को छीन लिया। डच लोग आए थे व्यापार करने, वो चाहते थे कि हमारा अधिपत्य क्या हो, बढ़ने लगे। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ब्रिटिश लोग बहुत मजबूत थे। बात समझ आई? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आ गई थी, लेकिन ब्रिटिश जो है अपना दांत पूरा एकदम गड़ाया हुआ था भारत पे, और ब्रिटिश लोग समझ रहा था कि अगर भारत में ये लोग रहेगा तो हम लोग का सिक्का नहीं, तो यहाँ भी किसी को जमने मत दो। जमने नहीं देने का मतलब इसको यहाँ से कैसे भी खदेड़ो। लड़ाई हुई
वो लोग हार गया तो वहाँ से गया, फिर दक्षिण एशियाई वाला क्षेत्र में गया, वहाँ भी लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, हरा करके वहाँ से भगा दिया। भारत से तो गया ही, दक्षिण एशियाई क्षेत्र से भी चला गया। भारत में मछलीपट्टनम के अतिरिक्त डच कंपनी ने अपना व्यापारिक कोठी पुलिकट अर्थात तमिलनाडु, सूरत, पटना के अतिरिक्त कर्नाटक के चिनसूरा और आंध्र प्रदेश के नागपट्टनम में स्थापित किए। बच्चों ये वाला थोड़ा पच नहीं रहा हम लोग को, ठीक है ना, नाम पच रहा है क्या तुम लोग को, कि पटना में भी उन्होंने व्यापारिक कोठी खोल दिया था। पटना में कौन सा कपड़े का चल रहा होगा क्रियाकलाप, भागलपुर का एक सिल्क क्षेत्र है जहाँ से कपड़ा तैयार होता है, ठीक है ना, तो शायद वहाँ से प्राप्त होता हो। डच कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारतीय मसाला का व्यापार करना था। किसका, भारतीय मसाला का व्यापार करना था, लेकिन हुआ उद्देश्य कुछ और था, हो कुछ और गया। होता है ना गलती से मिस्टेक, ठीक है ना। हम गए बाजार कि आज जाकर के पालक खरीदेंगे और पनीर खरीदेंगे, बन जाएगा पालक पनीर, और वहाँ गए तो पता चला कि नहीं, नया वाला गोभी 10 रुपये किलो दे रहा है, तो क्या होगा, पालक पनीर की गोली मारो, गोभी उठाओ 2 किलो घरे चल जाओ। तो गए थे क्या करने, हो क्या गया, रास्ते में जा रहे कहीं और खूब तैयार हुआ होके गए कि आज हमको पार्टी में जाना है, और रास्ते में कोई आदमी बस में से एगो बड़का जाके पच्चीन मार दिया देह पर, कपड़ा खराब। क्या करने गए थे, क्या करके आ गए। बहुत लोग खुद से होके जाता है कहीं धाम घूमने, पता चलता है कोई आदमी मर गया, ऐसे भी तो होता है बहुत जगह, ठीक है ना। तो आदमी कुछ करने जाता है कहीं कुछ और हो जाता है। ये इसलिए ये एक तरह का विडंबना है कि किसके जीवन में क्या लिखा है और कब क्या हो जाए, इसकी भी कोई ना उम्मीद आप लोग करो, उसका उम्मीद ही नहीं करो कि कब क्या हो जाए, है ना। 1759 में बेदरा का युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनी को पराजित कर दिया, और उसके पश्चात डच कंपनी के सभी व्यापारिक कोठी पर अंग्रेजी कंपनी का क्या हो गया, समझ में आया, क्योंकि वही करने वाला था, वही हराया और सारे डच कंपनी पर क्या कर दिया। डच कंपनी का मुख्य रूप से हॉलैंड की कंपनी थी। डच कंपनी कहाँ की थी, हॉलैंड की थी। डच के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, डेनिश की। यह कंपनी डेनमार्क की कंपनी थी। डच कहाँ की थी, पुर्तगाल वाला तो पुर्तगाल का ही था, डच वाला हॉलैंड की कंपनी। डेनिश कहाँ की है, डेनमार्क की कंपनी। कब आया, 1616 में। डेनिश कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1620 में द्रावणकोर, केरल का इलाका, ये वही द्रावणकोर है जिसमें ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था, याद आ रहा है, नांगेली नाम की लड़की, नहीं सुने, आप लोगों को सुनाए थे ना, ये वही है द्रावणकोर इलाका जिसमें ब्रेस्ट टैक्स क्या किया जाता था, लिया जाता था। जबकि दूसरा कंपनी कोठी बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में स्थापित किया और इसका अपना मुख्यालय भी बना लिया। 1845 में डेनिश कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठी का अंग्रेजी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बेचकर कहाँ चला गया। तो अब देख नहीं रहे हो कि एक कोई बड़ा आदमी है जो भी पनप रहा है वो इसमें आके सट जा रहा है, क्योंकि ये बार बार अपने कूटनीति से उसको परेशान कर रहा है। उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात ब्रिटिश, अपने आप को मजबूत कर रहा है। जो भी पनप रहा है उसको खा ले रहा है, या तो उसको बर्बाद कर दे रहा है, अपने में मिला ले रहा है। तो जान रहा है कि इससे उलझेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, उससे अच्छा है कि सारा संपत्ति से बेच करके और जो पूंजी लगा है कुछ पूंजी क्या हो जाए, मिल जाए, और हम यहाँ से क्या करें, भाग। अगर हम लोग के यहाँ शासन व्यवस्था नहीं होता तो जिस तरीके से नोकिया और सैमसंग एक जमाने में मार्केट में हावी हो गया था कि दूसरा कोई फोन नहीं निकालता था, लोग को रोडो के नोकिया का मोबाइल किनना पड़ता था, वह फोन दूसरा कुछ सोचता था आदमी। लेकिन एक के बार आया MI, एक के बार आया Vivo, एक के बार आया Oppo, एक के बार चढ़ गया। इतना न मोबाइल लगा सस्ता सस्ता करने की, सबको कुत्ता को वो पूछता है, अब ये सबको आदमी पूछता है सैमसंग को, ठीक है ना, थोड़ा महंगा है। एंड्रॉयड का हीरो कहो, आज भी सैमसंग है, ठीक है ना, जूमिंग के मामले में, उसके क्वालिटी के मामले में, सब चीज़ क्वालिटी है आज भी सैमसंग का। लेकिन होता है जिसका जो ब्रांड बन गया है वो चलता ही रहेगा, सस्ता, अच्छा और टिकाऊ। Vivo, Oppo, अब थोड़ा थोड़ा लावा अपना लावा ही, हाँ लावा अपना थोड़ा जनरेशन दे रहा है, नहीं मेट्रोला, सॉरी मोटो जी। आगे है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस में तत्कालीन शासक लुई 14 एवं उसके वित्त मंत्री कोलवार्ट की सहायता से 1664 में किया गया। इस कंपनी में अपना पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना 1668 ईस्वी में
कैकोराइन कैरोन के नेतृत्व में सूरत में किया। दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना 1669 में मछलीपट्टनम में कर लिया। ये मछलीपट्टनम कहाँ है, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद को अंडों की टोकरी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में बच्चों सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है, ठीक है ना। पूरे भारत में लगभग उत्तरी भारत में बड़े बड़े जो मछलियाँ जो आती है बड़े बड़े ट्रकों से भर करके, वो कहाँ से आती है, आंध्र प्रदेश से। अगर आंध्र प्रदेश से मछली आना सप्लाई बंद हो जाए तो हम लोग 1000 रुपये भी मछली ना मिल पाएगा, बात समझ में आई। और ऐसे भी जब हम लोग शादी विवाह का समय होता है तो ये छोटी मछलियों को बनाना हम लोग के बस का बात नहीं है। बड़े बड़े जब हम लोग शादी विवाह का पार्टी फंक्शन का आयोजन करते हैं तो इतनी छोटी छोटी मछलियाँ पॉसिबल नहीं है बनाने, क्योंकि हम लोग इतना छोटा छोटा होता है और वहाँ बड़ा बड़ा होता है, उधर से मार करके इधर भेजता है, बात समझ गया ना। मछलीपट्टनम 1673 में फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। 1664 में फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रमुख बन गया। 1701 में पांडिचेरी के पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया और फ्रैंको मार्टिन को इस निदेशालय का निदेशक भी बना दिया, मतलब डायरेक्ट्रिस का डायरेक्टर बन गए। फ्रांसीसियों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी चंद्रनगर में स्थापित की और इस बस्ती का क्या कर दिया, किलाबंदी, मतलब बाउंड्री वाल करा दिया कि इसमें कोई भी बाहरी आदमी प्रवेश न ले सकेगा। चंद्रनगर की किलेबंदी फोर्ट एंड लियंस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोर्ट एंड लियंस। फोर्ट का मतलब होता है किला, आप लोग जानते हैं पहाड़ी, FORT, ठीक है ना। तो फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुफ्ले को बनाकर भेजा गया। फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर किसे बनाएगा, डुफ्ले को बनाकर भेजा गया। इन्हीं के काल में कर्नाटक के क्षेत्र में फ्रांसीसी कंपनी एवं अंग्रेजी कंपनी के बीच युद्ध हुआ, जिसे कर्नाटक का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये वाला याद रखिएगा, कर्नाटक का युद्ध किनके बीच हुआ है, तो फ्रांसीसी और किनके बीच, कर्नाटक का युद्ध किनके बीच हुआ है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, ठीक है ना। कर्नाटक का युद्ध किनके बीच हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। और वो किसके टाइम में हुआ था, डुप्ले के काल में। किसके काल में, डुप्ले ने कर दिया डुप्लीकेट काम और फिर यही सब वार्तालाप होने लगी। 1760 में बॉडीवास के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को पूरी तरह से पराजित कर दिया और इस युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसी कंपनी महत्वहीन हो गई। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही भारत के कुछ क्षेत्र जैसे पांडिचेरी पर फ्रांसीसी सरकार का अधिकार बना रहा। उन्हें 1954 ईस्वी में भारत सरकार के हवाले कर दिया। जैसे पुर्तगाल गोवा पर रखा और आज़ादी के बाद दिया, ठीक उसी प्रकार फ्रांसीसियों के द्वारा भी हम लोग किस क्षेत्र में, पोंडिचेरी जिसको हम लोग बोलते हैं, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जो इलाका, उस पर किसने 1954 में ही हमारे केंद्र सरकार को क्या कर दिया, हवाला दे दिया। तभी तो हम लोग किसको पढ़े, पुर्तगाली को पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद किसको पढ़े, डच को पढ़े, किसको पढ़े, डेनिश को पढ़े, अब किसको पढ़े, फ्रांसीसी को पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देख रहे हो, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी को, कब, 1600 ईस्वी को, देखो यहाँ से लिखता है कि कंपनी की शुरुआत 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने घोषणा पत्र क्या कर दिया, जारी कर दिया। क्या किया, घोषणा पत्र जारी किया। और इस घोषणा पत्र में वेयर से हिल रहे हैं क्या करते रहते हो, देखो, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की शुरुआत महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया, 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या किया, घोषणा कर दिया। क्या घोषणा करता है कि जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के साथ साथ अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ क्या करना है, व्यापार वाणिज्य पर काम करना था। हमको क्या करना है, व्यापार। पहले मन में थोड़ा भी 3-5 नहीं था कि हम जाकर के अधिकारे कर लेंगे। पहला क्या कॉन्सेप्ट था, व्यापार करना है, वहां से जो हमको मुनाफा होगा वो काम करना है। प्रारंभ में इस कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार पत्र दिया गया और कहा गया कि सब कुछ ठीक रहने पर इसे आगे भी कितने के लिए, वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहले कितने, 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिया गया और कहा गया अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी आपका चाल चलन ठीक रहेगा, आप अच्छे से यहाँ व्यापार करिएगा, तो इसे आगे कितने साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जैसे आज के समय भारत में जो आरक्षण मिला हुआ है वो मात्र 10 साल के लिए था। कितने साल के लिए था, बोला गया 10 साल के बाद आरक्षण क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा।
हाँ, समय के अनुसार। वही समाप्त करने का मतलब क्या, समय के अनुसार इसे बढ़ाया जाएगा। अभी ये मांग है कि मतलब इस 10 सालों में, ठीक है ना, अभी जरूरत है कि समाज के कुछ निम्न वर्ग है जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। तो हम लोग को संविधान में क्या किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई टेम्परोरी। लेकिन अभी तक जब से ऐसा हुआ है तब से हम लोग क्या करें, आरक्षण को हर 10 साल के लिए पारित कर देते हैं। और ऐसा मानते हैं कि अभी समाज में बहुत सारे दबे पिछले लोग हैं जिन लोगों की अभी भागीदारी की आवश्यकता है। समझ में आया। तो आरक्षण में तरह तरह के नए नए संशोधन होते गए, लेकिन जो आरक्षण पहले से चला रहा है उसको किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि उसको खत्म किया जाए। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, मुफ्त का खाने का जब किसी को आदत पड़ जाएगा, अब तुम अगर हटा दोगे ना तो दिक्कत होगा। किसके चाहे कोई भी आदमी हो, हमको या आपको, ठीक है ना, अगर मुफ्त की खाने की आदत लग जाएगी, एक बैग पैसा देना पड़ जाए, ठीक है ना, तो तुमको बहुत तकलीफ होगा। तो आरक्षण भी इस तरह का बात हम नहीं कह सकते कि ये मुफ्त का ही है, लेकिन ये ऐसा चीज है कि और एक जेन्युइन लोगों को नहीं मिल पाता है, जेन्युइन लोगों को नहीं मिल पाता। पॉलिटी जब आप लोगों को पढ़ाए थे तब लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि आरक्षण बड़े लोग किस प्रकार लाभ उठाते हैं और छोटे लोग उसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। सिर्फ वो समझते हैं कि हमको 500 रुपया 1000 रुपया मिल जाए वही बहुत है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं आरक्षण का फ़ायदा उठा पाते। आरक्षण का फ़ायदा तो संवैधानिक रूप से संसद में जाने वाले लोग उठाते हैं। बात समझाइए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, आपको याद होगा जहांगीर के पास सबसे पहले जो आया था उसका नाम क्या था, हॉकिंस। इसको नहीं मिला, जहांगीर ने क्या किया, सुविधा नहीं दिया, लेकिन उसे एक उपाधि दी थी। ठीक है ना। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के बंदरगाह पर आया। इस जहाज का कप्तान विलियम हॉकिंस था। 1613 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट ने सूरत के समीप फैक्ट्री स्थापित की। 1615 में सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम को राजदूत के रूप में मुगल साम्राज्य आया और मुगल दरबार में एलची के पद पर नियुक्त हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित कर दी। यानी आंध्र प्रदेश में पहली जो फैक्ट्री कब खोली गई है, 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास पट्टे पर लिया और वह एक किलेबंद बस्ती बनाई जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। ये पट्टा समझते हो, वर्ड पट्टा समझ आता है। जमीन को जब हम लोग लैंड पर लेते थे भाड़ा पर, उसको बोलते थे पट्टा। ठीक है ना। अब धीरे धीरे सब लोग पट्टा कराया और पट्टा करने के बाद सब क्या हो गया, हटता चला गया। वही चीज है यहाँ पे। 1651 ईस्वी में अंग्रेज की कंपनी बंगाल में हुगली पर अपना व्यापारिक कोठी की स्थापना की। व्यापारिक कोठी की क्या कर दी, स्थापना की। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेगरिनेजा के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगाली कंपनी ने बंबई बंदरगाह को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई के क्षेत्र में 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। बंबई की महानता का जनक गैरोल्ड ऑर्गियर था। बंबई का पहला गवर्नर गैराल्ड ऑर्गियर बनाया गया। गैराल्ड ऑर्गियर के बाद बंबई का गवर्नर सर जॉन चाइल्ड्स बना। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर शाह शुजा से अनुमति लेकर के 1651 ईस्वी में हुगली पर अपना पहली कोठी बनाई। ये शाह शुजा कौन था, कोई बता सकता है? शाह शुजा कौन था? शाहजहां का बेटा। ठीक है ना। किसका बेटा, आपको याद हो ना, शाह शुजा मुरादाबाद यानी मुड़ा शुजा। ठीक है ना। और दारा मुड़ा शुजा और औरंगजेब, ये 4 पुत्र थे ना जो ज्यादा फेमस थे। तो शाह शुजा से वो ऑर्डर लिया था। हुगली के पतन के पश्चात अंग्रेज जॉब चौर्नक के अंग्रेजी व्यापारिक केंद्र के लिए 1690 ईस्वी में सूता नाती को चुना और इस तरह जॉब चौर्नक 1690 में अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता को बसा दिया गया। 1698 में बंगाल के गवर्नर अजीम शाह ने अंग्रेजों ने सूता नाती को कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जागीरदारी दी
और तुरंत इसे किलाबंदी कर दिया। बार बार कह रहे किलाबंदी मतलब बाउंड्री कराना। इस किलाबंदी से बस्ती को ब्रिटिश सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। फोर्ट विलियम के बाद कलकत्ता का नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है ना, फोर्ट विलियम ही धीरे धीरे अब क्या बन गया, कलकत्ता बन गया। समझ में आ रही है, यानी कलकत्ता पहले क्या था, फोर्ट विलियम था, और वही फोर्ट विलियम किसके रूप में डेवलप हो गया, कोलकाता के रूप में। यहाँ पे लिखता है कि 1700 ईस्वी में बंगाल के मद्रास से अलग करके एक स्वतंत्र बंगाल को मद्रास से अलग करके एक स्वतंत्र प्रेसिडेंटी बनाया गया। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंटी सर चार्ल्स आयर को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1691 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने 3000 रुपये वार्षिक अदा करने पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक कर एवं चुंगियों से मुक्ति प्रदान कर दी थी। यानी 3000 रुपया वार्षिक अदा करने पर 1691 में बोला 3000 रुपया हमको हर साल दे दो, और तुम बिहार को, बंगाल को और उड़ीसा को क्या करो, जितने व्यापारिक काम करने हैं वहां से तुम क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। तुम्हें सारे छोटी छोटी टैक्स से क्या कर दिया जाएगा, माफी दे दी जाएगी। कलकत्ता के बारे में कहा जाता है कलकत्ता शहर की स्थापना जॉन चॉर्नवक के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना, कलकत्ता को किसने बताया, जॉन चॉर्नवक। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारतीय प्रदेश में अपनी स्थिति को क्या करने लगा, मजबूत करने लगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करने लगा। 1717 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जॉन सुरमा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा, जिसका एक चिकित्सक सदस्य विलियम हैमिल्टन था। विलियम हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फर्रुखासिर को एक गंभीर अशुद्ध रोग से मुक्ति दिला दी। मुगल बादशाह फर्रुखासिर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके तहत अंग्रेजी कंपनी को औरंगजेब द्वारा प्रदान किए गए विशेष अधिकारों को दोबारा मान्यता क्या हो गई, बोले थे। पढ़ाई भी है ये, जब आप लोग पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य, तो हमें पढ़े थे कि जब उधर से इंग्लैंड से जब एक शिष्टमंडल आया, उस शिष्टमंडल में एक डॉक्टर भी था। जब राजा से मिलता है तो राजा को देखा क्या है, बीमारी है, नहीं अंग्रेजी दवा का उधर बहुत ज़्यादा प्रचलन था, और उन्होंने दवा खिलाया, उस बीमारी से उसको क्या मिल गया, मुक्ति मिल गया, जिससे वो क्या हो गया, खुश हो गया। और उस शिष्टमंडल से प्रसन्न होकर उन्होंने क्या निर्णय लिया कि तुम्हें क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, व्यापारिक सुविधा प्रदान की जाएगी। जो औरंगजेब दादाजी जो शुरू कर दिए थे, ठीक है ना, उसको जो बीच में बंद कर दिया गया था वो आपका क्या रहेगा, चालू। यानी 3000 रुपया दीजिए और क्या करिए, पूरा सालाना बिहार, बंगाल और उड़ीसा को कंट्रोल में रखिए। इस फरमान के तहत 3000 रुपया वार्षिक अदा करने पर अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया जाता था। इस अधिकार को क्या कहते थे, दस्तक कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, दस्तक। ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस कंपनी फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी को महाधिकार पत्र कहा है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल का पराजय, बंगाल का क्या हो गया, पराजय, तथा 1759 में बेदरा के युद्ध में डच कंपनी का पराजय। 1760 ईस्वी में बॉडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी का पराजय। 1764 में बक्सर का युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में त्रिगुटा सेना की पराजय पश्चात संपूर्ण भारत में सभी विदेशी कंपनियों शासकों में सबसे मजबूत स्थिति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आ गया, सामने आया। समझ गए, कितना युद्ध लगातार जीता। तो डच को भगाने के लिए कौन युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध। कब हुआ, 1759 में। 1757 में किससे हुआ, प्लासी का युद्ध। किसके साथ, ब्रिटिश कंपनी और तत्कालीन नवाब, क्या नाम था, टीपू सुल्तान, ठीक है ना, उनके बीच हो गया। बात हो गए। और 1760 में बॉडीवास का युद्ध हुआ, नाम अच्छा है, बॉडीवास, फ्रांसीसी कंपनी का वास कर दिया। 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया, मुगल बादशाह और अंग्रेजों के बीच शाह आलम द्वितीय इसके क्या करते हैं, नेतृत्व कर रहे थे। तब इतना जब हार गया तो नॉर्मल सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया, तुम दो चार को मर्डर कर दो और तुम एक बार जेल से बाहर आ जाओ। एक ही मर्डर कर दो, दूगो, और फिर तुम जेल से बाहर आओ और सबसे थोड़ा रॉब में बात करो, सब आदमी तुमसे डरेगा, मत लड़ना, इतना आदमी को मारा है, कब तुमको भी ले जाएगा नदी में कोई गारंटी नहीं। होता है खौफ, इसी तरह बनता है। कोई आदमी डॉन कैसे बन जाता है, कहीं चौक पर गया 10 गोली चला दे, 10 राउंड गोली चला दे, और वो अगला दिन बोलेगा कि हमारा गोली चलाए में देर ना लगे छे, तो सब आदमी डरेगा कि चला देता है। लेकिन हमारा ऐसा आदमी बोलेगा, तुमको क्या समझ आता है,
गोली चलाने हमको देर नहीं लगता है, धाए दबड़ा देंगे। तो तुमको सब समझ में आएगा कि ससुरा फेंकू है, एक से गोली का ढेलो नहीं चलेगा। तो कहने का साफ साफ मतलब है कि क्या जरूरत है और कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, यह समय पर, ठीक है ना, डिसाइड कर सकते हैं। एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, दोनों एक साथ खड़ा है और तुमको मित्रता करना है, तो तुम किससे करोगे? एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, दोनों से मित्रता करना है, तो तुम किससे करोगे? ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट लेना है कि जो अच्छा होगा उससे करेंगे, जिसका व्यक्तिगत अच्छा उससे करेंगे, नहीं, डायरेक्ट है, गरीब से करो कि अमीर से करो? बोलो किससे करोगे? गरीब से दोस्ती करोगे। सिचुएशन नहीं लाना है, हम गरीब, कोई सिचुएशन स्पेशल नहीं क्रिएट करना है। हम सब इतना जानते हैं कि तुम गरीब से करोगे या अमीर से करोगे, बस हम इतना ही जानना चाहते हैं। किसे करोगे? नहीं तो तुम गरीब से दोस्ती करोगे। हाँ हाँ गरीब आदमी है, हम तुमको बोले तुम्हारे पोटेंशियल को हम चेक करें, हाउ टू मच कैन थिंक अबाउट दिस, किससे करोगे? बता, गरीब से करोगे अमीर से? इतना देर क्या लगाते हो? तुम्हारे मन में जो आ रहा है सोचो, जल्दी बोलो। क्या रोहित तुम्हारा क्या है, क्या किससे करोगे? एकांतवास नहीं करना है, हमको करना ही दोनों से। हाँ हाँ, शर्मा रहे हो, इतना देर लगते हो, जैसे लग रहा है तुम दुल्हन बने हो, तुमसे कुछ शेरो शायरी पूछा जा रहा है। बोल बुआ क्या है, किसी से नहीं करोगे? ये गरीबी और अमीरी के मामला बहुत खराब है, और शायद तुम इसी में फंस रहे हो कि हम गरीब बोले कि अमीर बोले, क्योंकि ना इस असमंजस में तुम फंसे हो कि तुम हो कौन। हमको कोई ऑप्शन ही नहीं करना है, हम सिर्फ इतना जानते हैं तुम करोगे किससे, और ना रेस्ट लेना है, किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो जिसने भी अगर गरीब को चूज किया होगा, वो ये चूज सोच करके चूज किया होगा कि अभी यहाँ बोल देंगे अगर अमीर ना था सब लालची समझ लेगा, ठीक है ना, या ऐसा कुछ अगर बोल देंगे कि हाँ अमीर से दोस्ती करेंगे तो सब समझ जाए कि वही पैसा वाला के पीछे होता है। हाँ यही, और अगर अमीर बोलते हैं तो फिर ये भी हो सकता है कि कैसन आदमी है, खाली पैसे के पीछे भाग रहा है और ठीक है ना, गरीब को देख नहीं चाहता है। दोनों कॉन्सेप्ट में दो बातें हैं, लेकिन अगर इसका सही नहीं छोड़ लिया जाए तो अपने सार्थकता के हिसाब से कोई व्यक्ति क्या करता है, ऐसे डिसाइड हो पाता है कि आप किस चीज के प्रति आपका झुकाव ज्यादा है। बात समझ में आई? बाकी अगर हमसे पूछोगे तो पैसा अपने से कमाया जा सकता है, लेकिन आदमी अपने से कमाया नहीं जा सकता है। अथवा अगर तुमको आदमी की आवश्यकता है तो तुम गरीब से दोस्ती करो, और तुम्हें धन की आवश्यकता है तो तुमको क्या करना चाहिए, अमीर से दोस्ती करना चाहिए। समझ रहे हो हमारी बात? कि अमीर आदमी तुमको 2 4 500 1000 रुपया दे सकता है, लेकिन समय नहीं देगा। वो आएगा हेलो हेलो टाटा बाय बाय करके निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे घर में कोई चीज का जरूरत है, आदमी की आवश्यकता है, तो हमारा कोई अमीर दोस्त नहीं है कोई अमीर दोस्त नहीं। और अगर अमीर मेरा दोस्त है तो हम कभी उसको, होता है ना दिखाना, वो हम कभी नहीं दिखाएं। जब भी तुमको दिखाई देगा तो गरीब दोस्त दिखाई दे, क्योंकि अमीर दोस्त को दिखाने में अक्सर देखोगे बड़े आदमी के साथ फोटो खींच कर कोई आदमी लगा देता है कि फलाने बाबू, तो फलाना बाबू को बहुत लोग लगाता होगा, ठीक है ना, बहुत लोग जानता होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तुम्हारा फोटो हो गया तो कौन बहुत बड़का बात हो गया, तुमको थोड़े कोई जान रहा है, उसमें जो बड़ा आदमी है ना उसको जान रहा है। जब तुम किसी छोटे आदमी का फोटो लगाओगे तो तुमको लोग जानेगा, और छोटा आदमी का अप्रिसिएशन होगा, समझिए ना। तो वो फोटो लगाने के बाद भी तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए ना बच के रहिए। जो आदमी अक्सर बड़े लोगों के साथ घूमता है वो आदमी कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा चमचा ही रहता है, ठीक है ना। जो आदमी छोटे लोगों के साथ रहता है वो जीवन भर
बड़ा बन के रहता है। समझ गया ना? इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि दोस्ती जो है मेरे हिसाब से धन खूब कमाइए, गरीब लोगों से दोस्ती करिए, आपके पास समय बिताएगा और बड़ी, ठीक है ना। दोस्ती का ध्येय का लालच नहीं है तब, और लालच वाला है तो फिर ध लीजिए कोनो के, अब भमड़ते रहिएगा, दांते काटते रहिएगा, ठीक है ना। भमड़ने का मतलब ही ना होता है। ये लाइन अगला कहता है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इस संधि के द्वारा बंगाल में दैव शासन की व्यवस्था हो गई। अब देखो, एक तो मुगल साम्राज्य का अधिपत्य चल रहा था, ऊपर से अंग्रेज भी अपना टैक्स लाद दिया। इलाहाबाद में लड़ाई हो गई, किसके साथ? ब्रिटिश के साथ और मुगलों के साथ। वहां लड़ाई होने के बाद परिणाम निकला कि हम लोग काहे लड़ रहे हैं आपस, दोनों आदमी मजबूत हैं, आप भी शासन करिए हम भी शासन करेंगे, आप भी चूसिएगा हम भी चूसेंगे। कितना मजा आता है जब पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ते रहता है। लेकिन वही दोनों जानता है कि सत्ता का मलाई क्या है। हम लोग तो कहीं चाहते नहीं है, संसद भवन में कहीं गए तो हम थोड़े जाने कि गद्दा में कैसा रहता है, जो में गेले हुए ना जाने, तो पक्ष विपक्ष वाला बताएगा इतना करोड़ खर्चा हो गया, उतना करोड़ खर्चा हो गया, ऐसे खर्चा हुआ, क्योंकि उसको पेट फूल रहा है वो वाला सुख देके, और पेट फूल रहा है ओकरा सुख देके, हमने कहता कुछ पते नहीं, अपने दोनों में कटाकोटी करते रहता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों ने क्या किया, आपस में इलाहाबाद की संधि कर ली 1700 कितना में बच्चों 65 में। और वहां से द्वितीय कर वसूलने, मतलब अंग्रेज भी अपना कर वसूलता था आदमी से, और कौन वसूलता था? ब्रिटिश लोग भी, सॉरी वो मुगल लोग भी। यहाँ पे लिखता है कि लॉर्ड क्लाइव ने ही बंगाल का पहला गवर्नर 1757 से 60 में बनाया गया। लॉर्ड क्लाइव के बाद हॉलवेल, उसके पश्चात वेसिंगटन, उसके पश्चात 1765 में लॉर्ड क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर भेजाकर 1767 तक रखा गया। लॉर्ड क्लाइव के बाद वेलास्ट 1767 से लेकर 1769 और कटियर 1769 से 1772 तक बंगाल का क्या रहा, गवर्नर बना रहा। यहां पे देखो 1772 में बंगाल के गवर्नर के रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई। अब यहां से ना बहुत क्वेश्चन भर के आते हैं और क्वेश्चन वाला आता है और कंफ्यूजिंग वाला। इस लाइन सबको थोड़ा एक बार देख लेते हैं, नीचे वाला जो लाइन हमने आपको थोड़ा फास्ट में निकाल दिया। यहां पे देखो, लॉर्ड क्लाइव को ही बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया, और बंगाल में द्वैध शासन का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड क्लाइव। द्वैध शासन क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी भी पैसा वसूलेगा, मुगल भी पैसा वसूलेगा। उस अवस्था को क्या कहेंगे? द्वैध शासन व्यवस्था। किसने जारी किया? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव क्या है? बंगाल का पहला गवर्नर। जनरल लगा देगा तो दूसरा बात हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर कौन? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के बाद हॉलवेल, उसके पश्चात वेसिंगटन, उसके पश्चात पुनः लॉर्ड क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया, जो 1767 तक रहा। 1767 लॉर्ड क्लाइव रहने के बाद वेलास्ट और कटियर 1769 से 1772 तक बना रह गया। अब 1772 में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई, और वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए गए। ध्यान सुनो ये वाला लाइन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ है? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया? क्वेश्चन अच्छे समझना फिर से, बहुत बच्चा ना जल्दी जल्दी मारने लगता है क्वेश्चन में। भारत के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। समझ रहे हो? अंतिम गवर्नर कौन थे? इसके बाद कोई गवर्नर नहीं हुआ। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, और इस तरह से वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन रह गए? वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी हो गया। दो बातें
जैसे मोदी जी करते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का पदेन से कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के समाप्त किसने किया? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। अब नरेंद्र मोदी क्या थे? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बन गए। फिर नीति आयोग बनाया, नीति आयोग का पहला अध्यक्ष भी कौन बन गया? नरेंद्र मोदी। तो उसी प्रकार 1773 में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल पर क्या हो गया? द्वैध शासन का अधिपत्य को रेगुलेट कर दिया गया और उसमें गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या किया जाएगा? नियंत्रित स्थापित किया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था। 1883 में इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहां सुनो, हम बात कर रहे थे अभी किसकी? बंगाल की। बंगाल एक छोटा सा प्रांत हुआ करता था, बंगाल, मद्रास, छोटा छोटा प्रांत होता था। अब बात किसी कर रहे हैं? भारत की। 1833 ईस्वी में अधिनियम को बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में पारित किया गया। अतः लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल माना गया। फिर यहां से क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत स्लो पढ़ा रहे और अच्छे समझा रहे ताकि यहां से क्वेश्चन गड़बड़ाए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अभी नहीं बता सकते, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का, बंगाल की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का बनाया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है बंगाल का क्या रहा? अंतिम गवर्नर जनरल रहा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कौन बना? विलियम। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1858 में अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय, समझ रहे हो? अब क्या बनने लगा? पहले आया गवर्नर, फिर क्या बना? गवर्नर जनरल, फिर क्या बना? बंगाल का, ये किसी चर्चा हो रही है। फिर क्या बना? भारत का गवर्नर जनरल, फिर क्या बना? भारत का वायसराय। अब किसका नाम आया? लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग क्या बना? भारत का वायसराय बना दिया। अतः लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय था। एनी प्रॉब्लम? ये लाइन को बहुत अच्छे से मार्क करना, अच्छे समझना और अच्छे से लिखना। सारा बात एक ही जैसा दिखाई देगा, लेकिन एक बात नहीं है, हम समझा दिए हैं, बाकी तो आप लोग सब सही है करते हैं। अब यहां से जो आर्ट्स जो बच्चा पढ़ा होगा उसको ये वाला लाइन याद होगा। ये लाइन क्या कहता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नाम याद आ रहा होगा। अतः लॉर्ड माउंटबेटन को गुलाम भारत का अंतिम वायसराय, गुलाम भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल भी कहा गया है। कंफ्यूजन, बहुत भारी कंफ्यूजन, अच्छे समझिएगा। यही क्वेश्चन उझरा जाता है और सब एक के लेखन नजर आएगा, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी जितना उन्हें पढ़े हैं उस सब में सबसे इंपॉर्टेंट अभी हेलंग से हेलंग ले है। ये गवर्नर जनरल वाला पार्ट, कौन गवर्नर क्या 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 किया, किसने सती प्रथा पर लगाया, किसने प्रेस को बढ़ाया, किसने प्रेस को फ्री फॉल दिया, ठीक है ना, प्रेस का मुक्तिदाता जिसको हम लोग कहते हैं, किसने जनगणना शुरू करवा दिया, किसने भूमि बंधो सर्वे का काम शुरू करवाया, ये सारा यहीं आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिए और इसको अच्छे से रिमार्क करिएगा। फिर से मैं बता दूं, लॉर्ड माउंटबेटन गुलाम भारत के क्या थे?
गुलाम भारत के क्या थे? अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत का क्या बना? प्रथम गवर्नर जनरल बना, जबकि प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सीधे प्रथम गवर्नर कौन है? लॉर्ड क्लाइव। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सब ये भुलाइएगा नहीं। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को। माउंटबेटन के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल के पद पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया, जिन्हें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाता है। ई चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहीं पर लिख देता है सी राजगोपालाचारी। ये दोनों क्वेश्चन ना 12th में है पढ़ना। लड़का सब बार बार आके बोलेगा सर किताब में ये लिख ले, किताब में वो लिख ले, हर साल यही करता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों बात अलग अलग है। ये कहाँ के हैं? विदेशी हैं। ये कहाँ के हैं? भारतीय हैं। इसलिए इसमें लाइन लिखा हुआ है कि सी राजगोपालाचारी अर्थात राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया, जिन्हें भारत का, और कहाँ का है? विदेश का, अंग्रेज का। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से सबके बारे में एकाएक ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी अब हम लोग पढ़ने वाले किसकी? सारे लॉर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जितने सारे हम लोग के पास लॉर्ड्स आए, जितने सारे गवर्नर आए, कौन को गवर्नर क्या क्या किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना। इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके बाद वाला लॉर्ड वाला जो पार्ट है हम एक वीडियो में अगले करेंगे, ठीक ना। चलिए, अरे इस लड़की का तो हो गया, कोमल का तो भरा गया ना तुम्हारी बहन का फॉर्म, तो इसको काटा नहीं है।